अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज़ नाज़िया फारूकी कटोच। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ऐसी टर्म जिसे आज की डेट में हम सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? जब किसी देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन उस देश के डिपेंडेंट एज पॉपुलेशन से ज़्यादा हो तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। मतलब उस एज ग्रुप की पॉपुलेशन, जिस एज ग्रुप में इंसान काम करने के लायक होता है, कोई भी काम, वो पॉपुलेशन ज़्यादा हो और उस एज ग्रुप की पॉपुलेशन कम जो किसी भी काम के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि बच्चे और बुज़ुर्ग। हमारा भारत देश पिछले कुछ सालों से डेमोग्राफिक डिविडेंड एंजॉय कर रहा है। मतलब हमारा भारत देश एक युवा देश है। हमारे भारत देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो डिपेंड करते हैं, बच्चे और बुज़ुर्ग। 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग हमारे भारत देश की मीडियन एज 28 साल है। हमारे भारत देश की 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम है, यानी 35 ईयर्स से नीचे की है। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भारत देश के पास कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो इस एज ग्रुप से कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अपने देश के लिए निकाल सकते हैं। हमारे भारत देश को इसीलिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 2020 से 2055 तक हमारे देश एक डेमोग्राफिक डिविडेंड एंजॉय करेगा। मतलब हमारे देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ पावर होगी, जिसे हमारे देश चाहे, हमारे देश की पॉलिसीज़, हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश की सोसाइटी अगर चाहे तो उसे एक वर्क फोर्स में कन्वर्ट करके हम भारत देश को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। आज मैं यूथ पावर, यंग कंट्री या युवाओं की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम सबको पता है कि जब भी बदलाव आए हैं, उन बदलावों को लाने में युवाओं का अहम रोल रहा है। युवाओं ने जब भी चाहा है उन्होंने बदलाव लाए हैं। इतिहास गवाह है, हमारे भारत देश का भी और बाकी देशों में भी जब जब कोई मेजर रेवोल्यूशन आए हैं, मेजर क्रांति आई है, तो उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज की डेट में इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है नेपाल। नेपाल एक ऐसी कंट्री जहां पर 2008 तक मोनार्की रूल था, यानी राजा रूल करते थे, किंग रूल था। 2008 के बाद बहुत सारे वहाँ के आंदोलन जो कि 1990 से ही स्टार्ट थे, 1990 से 2006 तक, उन मूवमेंट्स की बदौलत, उन आंदोलन की वजह से जो चेंज है वहाँ पर आए, वहाँ की रूल जो है वो चेंज हुआ। मोनार्की से वहाँ पर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सेटअप किया गया। फिर भी वहाँ पर जो गवर्नमेंट आई, जो सरकार आई, उसमें भी 2-3 पार्टीज़ जो थी, उसी में पावर्स जो थी वो रोटेट होती रहीं। इनमें मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगी। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ युवाओं की बात करना चाहूँगी, बल्कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनसे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है, उसका जिक्र यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगी। अभी रिसेंट इंसिडेंट की बात अगर करें, नेपाल में जो हुआ, जिस किस्म के प्रोटेस्ट, जो केओस देखने को मिला, जो राइट्स देखने को मिले, जो दंगे हुए, जो भी वहाँ के युवाओं ने किया, वहाँ की जेनजी पॉपुलेशन ने किया, हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने वहाँ की सत्ता को बदल के रख दिया। ये बात है 4 सितंबर 2025, जब नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये कहकर बैन कर दिया कि उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने वहाँ के रजिस्ट्रेशन रूल्स को फॉलो नहीं किया। इस वजह से नेपाल सरकार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। इसके रेपरकशंस क्या हुए कि वहाँ की जेनजी जो ऑलरेडी वहाँ की सरकार से फ्रस्ट्रेटेड थी, ऑलरेडी वो वहाँ की सरकार के करप्शंस, बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो रोक लगाई जाती थी, उनके अगेंस्ट थी, वो और ज़्यादा भड़क गई। 8 सितंबर 2025 जब वहाँ हो रहे प्रोटेस्ट ने एक वायलेंट रूप ले लिया, जब वहाँ के युवा सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए रबर बुलेट्स, टीयर गैस और ऐसे कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से 25 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 600 से ज़्यादा लोग घायल हुए।
इस बात से उस प्रोटेस्ट ने और ज़्यादा एग्रेसिव रूप ले लिया, और ज़्यादा वायलेंट रूप ले लिया। और फिर हमने देखा किस तरह से वहाँ के युवाओं ने उस प्रोटेस्ट को लीड किया, किस तरह से वहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ डैमेज हुई, किस तरह से वेंडलाइज किया गया, जो वहाँ के प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनके घरों को जला दिया गया, पार्लियामेंट को जला दिया गया, वहाँ के जो न्यूज़ एजेंसीज़ के बिल्डिंग्स थी उन तक को वेंडलाइज किया, जला दिया गया। किस तरह से हमने ये भी देखा कि वहाँ के प्रोमिनेंट लीडर्स को इस्तीफ़ा देना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा, वहाँ के पीएम तक को रिज़ाइन करना पड़ा। और इस प्रोटेस्ट का रिज़ल्ट क्या हुआ, एक दिन के अंदर अंदर वो सारे बैन्स, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो बैन लगाए गए थे उसे रिवोक किया गया, वो हटा दिया गया, हर जगह कर्फ्यू लगा दिया गया। वहाँ के युवाओं ने जिस चीज़ के लिए फ़ाइट की वो ऑलमोस्ट उन्होंने अचीव किया है। वहाँ पर अभी भी जो सिचुएशन है वो टेंस है, पर इन सब के बावजूद वहाँ के युवा, वहाँ की जेनज़ी ने सबको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया। 8 सितंबर के बाद, उस पूरे एग्रेसिव और वायलेंस के बाद, जेनज़ी ने फिर से सड़कों पर उतरकर एक पीसफुल मैसेज भी दिया, जहाँ पर वही युवा, वही जेनज़ी सड़कों पर उतरकर हर उस जगह को साफ करती नज़र आई जहाँ पर उन्होंने तबाही की थी, जहाँ पर वो डैमेज किया था, जहाँ पर चीज़ें वेंडलाइज की गई थी, जहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। वहाँ पर वो सभी युवा मिलकर उस पूरे एरिया को साफ करते नज़र आए, उस पूरे एरिया को रिकंस्ट्रक्ट करते नज़र आए। और कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई जहाँ पर लोगों के सामान जो हैं वो लूट लिए गए थे, वो वही जेनज़ी उन लूटे हुए सामान को उनके ऑनर तक वापस पहुँचाते हुए नज़र आए। तो ये इस बात का सबूत है कि युवा जो है वो बदलाव सही मायनों में ला सकता है। वो बता सकता है कि वो अगर उस पर कंटिन्यूसली अत्याचार किए जाएंगे, कंटिन्यूसली उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, तो किस तरह से वो एक होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना भी जानते हैं। और अगर एग्रेशन की वजह से या अगर उन पर वायलेंस होता है, अगर वो भी वापस उसी तरह से जवाब देते हैं, फिर उसके बाद वो किस तरह से चाहें तो पीसफुल तरीके से, कंस्ट्रक्टिव वे में उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है नेपाल के युवाओं की तरफ से जो है वो मिला है। क्या इससे पहले किसी प्रोटेस्ट में अगर इस तरह की तबाही, इस तरह का डिस्ट्रक्शन अगर कभी होता है, क्या हमने देखा है कि कहीं पर वो लोग वापस उस जगह को सही करने गए हों? इससे पहले ऐसी एग्जाम्पल जो है वो 2011 में लंदन में सेट की गई, जहाँ पे वहाँ पे जो दंगे हुए थे, उन दंगों के बाद वहाँ के लोगों ने जो भी डैमेज किया था, जहाँ जहाँ डिस्ट्रक्शंस की थी, जहाँ जहाँ उस वजह से जो तबाही हुई थी, तो वो सब लोग, वहाँ के लोकल्स लोग मिलकर उन सब चीज़ों को सुधारने के लिए गए थे, साफ़ सफाई करने के लिए गए थे। उसके बाद 2015 में भी मैरीलैंड के एक सिटी में, जहाँ पर कुछ दंगों की वजह से जो तबाही हुई थी, जो डैमेज, जो डिस्ट्रक्शन किया गया था लोगों के द्वारा, तो वही लोग एक साथ मिलकर वहाँ गए और उन्होंने उस जगह को वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की। तो ऐसे एग्जाम्पल जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देती हैं कि अगर कभी बात बढ़ जाती है प्रोटेस्ट की वजह से, पीसफुल प्रोटेस्ट अगर गलती से एग्रेशन का रूप ले लेता है, अगर वायलेंस हो जाता है, तो किस तरह से अगर हम लोग चाहें तो उसे हम वापस बना सकते हैं, वापस उसी तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंस का रूप लेना ही नहीं चाहिए, पर अगर ऐसा कभी गलती से होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किस तरह से उसे सुधारा जा सकता है, किस तरह से उस डिस्ट्रक्शन को एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से सुधारा भी जा सकता है। ये है युवाओं की ताकत। हमारा भारत एक युवा देश है। हमारे भारत के युवाओं को अपनी पोटेंशियल को समझना ज़रूरी है। हमारे भारत के यूथ पावर को अगर चैनलाइज किया जाए, उनकी पोटेंशियल को यूटिलाइज़ किया जाए, तो हमारे भारत एक नई बुलंदी को छू सकता है। नेपाल के युवाओं ने कर दिखाया कि युवा अगर चाहे तो वो बदलाव ला सकता है। नेपाल के युवाओं ने ये भी दिखाया किस तरह से उनके पीसफुल प्रोटेस्ट ने अगर एक वायलेंट रूप ले लिया था, तो उसके बाद वो उस अपनी गलती को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। आगे नेपाल में क्या होता है क्या नहीं, पर उनका ये मैसेज बहुत पॉजिटिव गया। आपकी इन सब में क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।